हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज हम बात करेंगे आरक्षण पर कानून। आज़ादी से 2024 मतलब अब तक आरक्षण में क्या-क्या बदलाव हुए हैं, आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी, सब कुछ एक्स, वाई, जेड कौन-कौन से संविधान संशोधन हुए, कौन-कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, सारी चीज़ों को हम एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये आरक्षण पूरे भारत का सबसे हॉट मुद्दा है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो है चर्चाओं में रहने वाला मुद्दा है। इसके ऊपर अक्सर आप लोगों को बहुत सारे संघर्ष भी देखने को मिले हैं, बहुत सारे धरना प्रदर्शन और बहुत सारे आंदोलन भी लगातार आपको देखने को मिले हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे जो है बहुत लोग बोलने से कतराते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे प्रोस्पेक्टिव में हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए बिना देर लगाए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है आरक्षण का इतिहास हम लोग देखेंगे, ठीक है? आरक्षण का इतिहास क्या है? और उसके बाद चीज़ें लगातार ऐसे आगे बढ़ती जाएँगी और हम लोग लगातार आगे क्लास करते जाएँगे। तो आरक्षण का इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में जानते चलिए कि संवेदनशील और हाशिए पर मौजूद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना एवं सामाजिक न्याय दिलाना, इसका मेन उद्देश्य जो है, जो संवेदनशील स्थिति में हों और जो मतलब समाज के ऐसे वर्ग जो हाशिए पे हैं और जो मुख्य धारा से जो है कटे हुए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना और जो समाज में जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था के तहत उनको न्याय दिलाना, ठीक है? और ये जो आपका आरक्षण है, ये सकारात्मक भेदभाव होता है। सकारात्मक भेदभाव से मतलब ये होता है कि चीज़ें पॉज़िटिव एक समाज के उत्थान के लिए की गई भेदभाव जो है, भेदभाव कहने का सेंस ये है कि उनको दिया गया आरक्षण, ठीक है? तो एक समाज का उत्थान करने के लिए, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए किया गया जो है, ये एक आरक्षण है। इसके बारे में बात करते हैं हम। सेकंड टॉपिक इसका इतिहास है। इतिहास के बारे में चलिए, ये तो हम लोग इसका अर्थ समझे हैं कि ये आरक्षण का अर्थ क्या होता है, तो इतिहास के बारे में बताते चलें कि हिंदू धर्म के तहत जाति व्यवस्था लोगों को 4 वर्णों में विभाजित थी, ठीक है? तो 4 वर्ण कौन-कौन से थे? तो आप सभी लोगों को पता है कि 4 वर्ण जो पहले हिंदू परंपरा के अनुसार ब्राह्मण, ठीक है? उसके बाद आपके क्षत्रिय और फिर आपके वैश्य और आपके शूद्र, ठीक है? ये 3 जो है 4 जातियों में आपका समाज जो है पहले शुरू से ही आपका डिवाइड था। तो इसके बारे में बता चलें, सभी वर्णों के कुछ विशिष्ट कार्य निर्धारित किए गए थे। ये भी आप लोगों को पता है, आप लोग जानते ही होंगे। देखिए, जाति व्यवस्था का जो मूल विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो ये 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से मूल विचार हम लोग को देखने को मिलता है। पहला तो विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले द्वारा 1882 में एक जो है आपका एक पेश किया गया, जो है एक प्रपोज़ल पेश किया गया। आधार उसका क्या था? भेदभाव और छुआ-छूत। उसके बाद जो है, जो वर्तमान व्यवस्था 1933 में जो है एक आधार इसका ये भी है जाति व्यवस्था का। तो ये 1933 में क्या था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा शुरू किया गया, ठीक है? और जाति व्यवस्था, और उसके बाद एक कम्युनल अवार्ड द्वारा विभिन्न समूहों के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र, जैसे मुस्लिम, सिख और दलित के लिए, जैसे मान लीजिए समाज में सारे लोग रह रहे हैं, तो मान लीजिए मुस्लिम हैं, सिख हैं, दलित हैं, सारे लोग रह रहे हैं, तो इनके लिए अलग से जो है निर्वाचन। तो इसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए जो आपके सिख धर्म के लोग हैं, तो सिख धर्म के का ही कोई कैंडिडेट उठेगा और सिख धर्म के लोग ही उसको जो है वोट दे सकेंगे। तो इसी तरीके से जाति व्यवस्था के आधार पे जो है आपके कम्युनल अवार्ड मतलब विभिन्न समूहों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात भी की गई, ठीक है? ये चीज़ें भी हमें इतिहास से पता चलती हैं। तो ये आपका था जैसे इसका इतिहास से रिलेटेड चीज़ें। इसके बाद हम देखेंगे वर्तमान व्यवस्था, ठीक है? वर्तमान व्यवस्था अब क्या-क्या, कैसे-कैसे होता गया, तो 1947 से बात करते हुए हम अब तक आएँगे चीज़ों को। तो आज़ादी के समय की बात हम करते हैं, तो उस समय केवल 2 जो है आरक्षण था। 2 आरक्षण क्या था? एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण था। केवल ये 2 वर्ग थे जिनके लिए आरक्षण जो है प्रावधान प्रावधान जो है आपका संविधान में किया गया, तो एससी-एसटी के लिए, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि जैसे समय-समय धीमे-धीमे समय बीतता गया, 1947 से 1991 तक ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जो है आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी आए, जो कि ओबीसी कहे जाते हैं, ठीक है? ओबीसी इस कैटेगरी के लिए। तो इस समय 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश के बाद आरक्षण के दायरे में ओबीसीज़ को भी शामिल कर लिया गया। तो ओबीसी के लिए 1991 में एक मंडल आयोग आया, उसने जो है अपना मतलब वो पेश किया, सारा मतलब विश्लेषण वगैरह करने के बाद उसने प्रस्ताव रखा कि जो है आप मतलब सिफ़ारिश किया कि ओबीसी के लिए भी आरक्षण व्यवस्था किया जाए, तो 1991 में इसे स्वीकार किया गया। उसके बाद फिर समय फिर बीतता गया, काफ़ी लंबा टाइम होने के बाद लगभग आपका 30 साल के बाद, लगभग-लगभग 30 साल या 28 साल के बाद आप कह सकते हैं कि 2019 में फिर कुछ चीज़ें और आगे बढ़ने लगी। बढ़ने क्या लगी कि देखा गया कि चलो ठीक है, एससी वर्ग के लिए भी आरक्षण है, एसटी वर्ग के लिए भी आरक्षण है और आपका ओबीसी वर्ग के लिए अब ये 3 वर्ग ऐसे हो गए जहाँ जिनके लिए आरक्षण था, ठीक है? और 3 वर्ग के लिए। लेकिन क्या कहते हैं, जो सामान्य वर्ग से लोग आते थे, उसमें भी जो लोग बहुत कमज़ोर व्यक्ति थे, उनको तो कहीं कोई आरक्षण मिल नहीं पाता था और वो लोग फाइट भी नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको सुविधाएँ नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उनको कहा गया ईडब्ल्यूएस, ठीक है? उनके लिए आरक्षण
आरक्षण की बात की गई और ये हुआ कैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई और ये जो है आपका 103वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 103वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा जो है इसे लागू किया गया। 10% आरक्षण जो है आपका जो है ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमी वीकर सेक्शन या फिर आप कह सकते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जो समान वर्ग है, ठीक है? तो उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो यह आरक्षण 10% आरक्षण और 50% आरक्षण की सीमा के अतिरिक्त दिया गया। जैसे कि जो अभी देखेंगे आप, हम बताते चलें, नीचे देख लीजिए पहले, फिर 2023 की बात हम करेंगे। तो ये जो आरक्षण 10% दिया गया, 10% अब देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए लिखा हुआ है, 10% आरक्षण दिया गया। पहले क्या था? एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी को जब दिया गया 1991 में तो आपका 27%, ये टोटल मिला के 49, ठीक है, 49.5% बन रहा है। तो इतने आरक्षण की व्यवस्था थी, तो 50% एक सीमा बनाया गया कि 50% तक ही जो है आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात की गई। अब ये सीमा लगभग 60% के आसपास, मतलब 59.5%, एक्यूरेट अगर आप देखेंगे तो +10 इसमें कर दीजिए, तो 59.5% आरक्षण की सीमा कर दी गई, ठीक है? चलिए, तो ये था। अब 2023 की हम बात करते हैं। 2019 में आपने देखा कि 1947 में केवल आपके 2 जो थे एससी एसटी थे, 1991 में ओबीसी इन जो है इंट्रोड्यूस किया गया, उनके लिए आरक्षण 27%, और 2019 में 10% आरक्षण किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है? तो ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोगों ने देख लिया 10% आरक्षण। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं 2023 में क्या होता है कि 2023 में 106वां संविधान संशोधन आता है। यहाँ पे 103वां संविधान संशोधन देखे होंगे आप लोग। अब ये 106वां संविधान संशोधन आता है, इसमें क्या कहा जाता है कि पारित हुआ महिलाओं को विधायिका में आरक्षण की बात की गई 106वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन आपको बताते चलें 2023 में पास हुआ, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं किया गया है, ठीक है? ये जाने रहिएगा, ये अभी तक लागू नहीं किया गया है। कब लागू किया जाएगा इसका कोई अभी एग्ज़ैक्ट कोई पता नहीं है, सरकार कब तक लागू करेगी, तो लागू नहीं किया गया। तो ये जो है आपका टोटल आरक्षण की बात की गई। ये विधायिका में है, महिलाओं को आरक्षण, जो विधायिका चुनाव लड़ा जाता है, ठीक है? उसमें देने की बात की गई है। उसके बाद हम देखेंगे संविधान में आरक्षण की बातें कहाँ-कहाँ की गई हैं, किस-किस अनुच्छेद में की गई हैं और कब-कब इसमें संशोधन किए गए हैं, सब देखेंगे। तो पहले बताते चलें आपको, एक चीज़ जाने रहिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 15, ठीक है, 15 क्लॉज़ 4, ठीक है, सब 15 क्लॉज़ 4 और 16 क्लॉज़ 4 में आपका के तहत जो है राज्य और केंद्र सरकारों को एससी एसटी समुदायों के लिए शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में और सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षण करने का प्रावधान है। तो शिक्षण संस्थानों में और सीटें और सरकारी संस्थानों में आपको सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किसके तहत है? तो 15 सब क्लॉज़ 4 और 16 सब क्लॉज़ 4 इसमें दिया गया है, ठीक है? ये जाने रहिएगा। इसके बाद चीज़ें और आगे हम लोग समझते हैं कि देखिए, आपकी जो धारणा है, ये जो धारणा है, वो किस-किस अनुच्छेद में है? तो उसको समझेंगे तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ये तीनों अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है? तो अनुच्छेद 14 के तहत कानून के तहत समानता और कानून का समान संरक्षण की बात अनुच्छेद 14 में की गई है। ये आपका धारणा है, ठीक है? और अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? भेदभाव का उन्मूलन केवल धर्म, ठीक है? धर्म, मूल वंश और आपका जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पे भेदभाव से उन्मूलन आपको दिया गया है। धर्म और मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। फिर अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान दिया गया है? इसमें सार्वजनिक रोजगार पद पर भेदभाव नहीं, ठीक है? इसमें भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के जो है अकॉर्डिंग आपके साथ सार्वजनिक रोज़गार पद पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये जाने रहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो फिर बात करते हैं, तो फिर आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बात ये, जब जब ये सब चीज़ें, जब अनुच्छेद 13, 14, 14, 15, 16 में जब ऐसी बातें कही गई हैं, तो आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आरक्षण की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि असमानों के साथ समान व्यवहार से बड़ी कोई असमानता नहीं है, ठीक है? ऐसा किसने कहा था? इसने ये फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के द्वारा, ठीक है? फेलिक्स थे, ठीक है? फेलिक्स, एक सेकंड, फेलिक्स के द्वारा क्या कहा गया? फेलिक्स के द्वारा ये कहा गया कि असमानों के साथ, ठीक है, समान व्यवहार से बड़ी कोई असमानता नहीं है। ये जाने रहिए, ये इनका, तो इसलिए जो है आरक्षण की ज़रूरत थी। उसके बाद क्या होता है, घटनाक्रम धीमे-धीमे बढ़ता जाता है। 1991 में भी देखें आप लोग लगातार किस तरीके से क्या चीज़ें हुई, आज़ादी के समय क्या था। उसके बाद जो है इसमें आरक्षण के जो संविधान संशोधन हुए, उस पे हम लोग विचार करते चलते हैं। तो आपका आता है 77वां संविधान संशोधन, जो कि 1955 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि अनुच्छेद 16 में एक खंड 4 ए को जोड़ा जाता है। तो खंड जो है 4 ए को जोड़ दिया जाता है, ठीक है? अनुच्छेद जो है 16 में खंड 4 ए को शामिल किया जाता है। इसमें क्या कहा गया? इसमें पदोन्नति में भी आरक्षण की बातें की गई कि पदोन्नति में भी आरक्षण जो है दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि बातें फिर वहीं नहीं टिकती हैं, फिर बातें आगे बढ़ती हैं। अब क्या होता है, तो 85वां संविधान संशोधन 2001 होता है। इसमें क्या देखें आप लोग कि इसमें खंड 4 ए जो आप देखे हैं, ठीक है? खंड 4 ए में संशोधन, पदोन्नति में आरक्षण के दौरान एससी
एससी और एसटी उम्मीदवार को अनुषंगी वरिष्ठता प्रदान करना है, ठीक है? तो आरक्षण के दौरान, ठीक है? आरक्षण के दौरान ध्यान रखिए, मतलब पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई। लेकिन एससी और एसटी उम्मीदवारों को अनुषंगी वरिष्ठता प्रदान करने की बात कही गई 50वें संविधान संशोधन में। चलिए ठीक है, बराबर ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलिए उसके बाद देखते हैं होता क्या है और आगे। उसके बाद जो है मुद्दा उठता है ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर के बारे में बातें होती हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा ये जाता है कि इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्रपति ने दिसंबर 1978 में, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। ये 1978 में होता है अनुच्छेद 340 के द्वारा। और आयोग का गठन भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के मानदंड निर्धारित करने और उनके उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों को सिफारिश करना था कि जैसे जो लोग पिछड़े वर्ग हैं उनको शिक्षण में, या फिर जो है उनका मानदंड क्या होना चाहिए, या उनकी उन्नति कैसे की जाए, ठीक है? क्या हम लोग स्टेप उठाएं जिससे कि उनकी उन्नति की जाए, जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं। तो ये जो है इसके लिए 1978 में आपका बीपी मंडल, ध्यान रखिएगा, बीपी मंडल, ठीक है? नोट कर दे रहे हैं आप लोग, नोट भी कर लीजिएगा। बीपी मंडल जो है आपका समिति बनाया गया, या फिर इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और जिसका जो है आपका जिसको मंडल आयोग भी बोलते हैं। फिर इनकी सिफारिश आती है, ठीक है? मंडल आयोग की सिफारिश आती है। उसके बाद क्या होता है कि भारत की आबादी में लगभग 52%, ठीक है, ओबीसी हैं। तो ऐसा कहा गया कि जो है भारत की आबादी का लगभग 52% ओबीसी है, ठीक है? ओबीसी है, और इसलिए जो है 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। कहा गया 27% आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि 52% जो जाति है, जो लोग हैं भारत में, वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। चलिए ठीक है, बात यहाँ पे मंडल आयोग की बात समझ में आई। उसके बाद इंदिरा साहनी मामला होता है 1992 का, हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या कहा गया था कि 27% आरक्षण को उसमें चुनौती दी गई। 1992 में क्या हुआ कि जब ये बातें मंडल आयोग ने ले आया, और ये सारी चीजें 1991 की बात है, 1991 में चीजें ठीक है, 27% आरक्षण दिया जाएगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन इंदिरा साहनी मामला होता है 1992 में। यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे 27% का जो आरक्षण है, इस पे चुनौती दी जाती है, ठीक है? तो इसमें क्या कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की, और जो है एससी द्वारा, मतलब एससी द्वारा क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की गई, और ओबीसी के भीतर तुलनात्मक रूप से बेहतर समुदाय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो क्रीमी लेयर को समझेंगे हम लोग, अभी आगे हम लोग क्रीमी लेयर को समझेंगे, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो देखिए आपका इसमें 3 चीजें हुई। एक हो गया आपका नॉन क्रीमी लेयर, एक हो गया क्रीमी लेयर, और एक, मतलब 2 वर्ग बने, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है? तो इसमें कहा गया कि ओबीसी के भीतर तुलनात्मक रूप से जो बेहतर समुदाय हैं, ठीक है, तो उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है, यही बातें समझ में आती हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, एक चीज और बताते चले इसमें, छोटा सा चीज। देखिए बात ये होती है, जैसे मान लीजिए एक ऐसे समुदाय है, मान लीजिए एससी समुदाय है, ठीक है? एससी समुदाय है। इसमें क्या हुआ कि लोग बहुत पिछड़े हैं, समझिए बात को। इसमें से कुछ वर्ग जो है आरक्षण का लाभ पाके उच्च पदों पे आसीन हो जाते हैं। तो देखा जाता है जो एक अब ये साइकिल बन जाती है, ठीक है? ये साइकिल यहीं तक घूमती है इसमें, कि इन्हीं के बच्चे फिर जो है अधिकारी बनते हैं, फिर उनके बच्चे अधिकारी, फिर उनके बच्चे अधिकारी, फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे अधिकारी। तो ये चीजें एक साइकिल के तरीके से घूमने लगती हैं चीजें। और केवल ये एससी में भी ये इतना वर्ग ही लाभान्वित हो पाता है, बाकी का वर्ग जो है नहीं जो उसका लाभ उठा पाता है, क्योंकि उनके पास संसाधन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी सीटों को जो है एक जो है विशेष लोग जो है एक्वायर किए रहते हैं। तो इसीलिए क्रीमी लेयर की अवधारणा की बात की गई, ठीक है? चलिए उसके बाद क्या होता है कि एससी एसटी का उप वर्गीकरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन की बात की गई कि एससी एसटी में भी क्लासिफिकेशन अभी आप लोग देखेंगे तमिलनाडु वगैरह जैसे राज्य में, बिहार में भी अभी हाल ही में न्यूज में था, ठीक है? उसके बाद क्या क्या चीजें हुई सब कुछ बताते हैं। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 341 इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति को अस्पृश्यता से पीड़ित जातियों नस्लों को एससी के रूप में, शेड्यूल कास्ट के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई, ठीक है? तो ये चीजें ठीक थी कि एससी के लिए अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति जो है हम लोगों को सूचीबद्ध कर सकता है, ठीक है? सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई। उसके बाद क्या है कि उप वर्गीकरण क्यों जरूरत पड़ा, इसको समझेंगे। तो देखिए बात इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का दखल समय समय पे आप लोग देखते ही आ रहे हैं कि चीजों को वही जो है जस्टिफाई या क्लेरिफाई कर पाता है। लेकिन एससी सूची में कुछ समूहों को दूसरों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, जो बातें अभी आपको हम ऊपर बताए हैं। तो एससी में भी मान लीजिए, जैसे आपको बताया ना कि एक ऐसे वर्ग है, एससी वर्ग पूरा है, लेकिन कुछ वर्ग के लोग जो है जॉब पा गए, और फिर इनको जो है वरीयता मिलता जा रहा है लगातार। तो इसका वर्गीकरण की जरूरत इसीलिए पड़ी कि जब ये लोग लगातार पा रहे हैं, तो फिर बाकी के लोगों के लिए क्या किया जाए, तो इसके बारे में भी बातचीत होने लगी, ठीक है? तो ये जो है विवाद की शुरुआत जो होती है आपकी 1975 से होती है, ठीक है? 1975 की बात हम लोग करते हैं, जो आपका वाल्मीकि समुदाय है, ठीक है?
तो वाल्मीकि समुदाय जो आपकी है और इसके साथ-साथ मज़हबी सिख जो हैं, ठीक है? समुदाय को एससी, ठीक है? सुप्रीम मतलब एससी आरक्षण में पहली प्राथमिकता दी गई। तो कहा गया कि इस एससी जो कैटेगरी है, पूरा कैटेगरी है, इसमें भी पहली प्राथमिकता अगर जो है जॉब वगैरह है किसी चीज़ में, अगर वाल्मीकि के कैंडिडेट अगर हैं, तो उनको पहली प्राथमिकता मतलब वाल्मीकि कास्ट जो उसमें है, एससी में भी जो कास्टों का वर्गीकरण है, तो जो वाल्मीकि हैं या फिर जो है आपके मज़हबी सिख हैं, उनको जो है जो प्राथमिक वरीयता दी जाएगी। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है 1975 में होती है। 1975 से चीज़ें मतलब शुरू होती हैं। 2004 में इस पे आके चुनौती दे दी जाती है। तो 2004 में इस पे चुनौती दी जाती है। शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश में ईवी चिन्नयमा मामले में इस तरह के कानून को रद्द कर दिया और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन इसे माना, ठीक है? उसमें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए जो है आंध्र प्रदेश ने इसको जो है रद्द कर दिया। ये कहा कि वर्गीकरण चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वर्गीकरण के लिए एकदम मना कर दिया कि नहीं ये चीज़ें होंगी, लेकिन लेकिन उस समुदाय के प्रतिनिधि के अनुसार होगी। उस समुदाय का एक आंकड़ा आपको प्रस्तुत करना होगा, तो अगर आंकड़ा आप प्रस्तुत करते हैं, तो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो तमिलनाडु में ऐसा चीज़ें हुआ, तमिलनाडु में जो है चीज़ें आईं और वहाँ पे उन लोगों ने आंकड़ा प्रस्तुत किया, तो आज आप देखेंगे कि 50% का जो आपका जो 50% का जो आरक्षण का जो लेयर का है, ठीक है? एक आपका जो सीमा है, उसको वहाँ ब्रीच करके अलग से इन लोगों को आरक्षण दिया गया है। जो लोग मतलब वहाँ के आंकड़ों के अनुसार जो लोग पिछड़े वर्ग में हैं, उनको दिया गया है, ठीक है? इसके बाद वर्तमान स्थिति क्या चल रहा है, हालिया संदर्भ के बारे में जानते हैं। तो एससी ने राज्यों को एससी-एसटी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी-एसटी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति दे दी। तो अभी आपने क्या देखा कि जो है जो आपका जो शीर्ष अदालत जो था आंध्र प्रदेश में, ईवी चिन्नैया मामले में इस तरह के कानून को रद्द कर दिया। पहले पंजाब ने जो है इस तरीके के कानून को माना, उसके बाद ईवी चिन्नैया मामले ने इसको रद्द कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी श्रेणियों के भीतर वर्गीकरण जो है आपका तमिलनाडु वाला जो मामला था, उस मामले से कहा कि नहीं वर्गीकरण हो सकता है, लेकिन आंकड़ों के आधार पे होगा, ठीक है? ताकि इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की जा सके आंकड़ों के अनुसार, ठीक है? चलिए, तो ये चीज़ें चल रही थी। अच्छा जो बेंच बैठा हुआ था वो 6-7 जजों का बेंच था, ठीक है? 7 जजों के बेंच ने 6-1 से इसको पारित किया था। 6 जज जो है वर्गीकरण के पक्ष में थे, 1 जज जो था वो वर्गीकरण के पक्ष में नहीं था। तो इसने जो है ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में शीर्ष अदालत के 2004 के जो फैसला था, 2004 में जो उसको चुनौती दी गई और शीर्ष अदालत ने जो है इसको कैंसल कर दिया था, उस फैसले को पलट दिया, ठीक है? 6-1 से जो 6-1 जो 7 जजों की बेंच बैठी थी उसने कर दिया, जिसमें कहा गया एससी-एसटी सूची एक समरूप समूह है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन आंकड़ों के अनुसार जो है इनको आप आरक्षण वगैरह दे सकते हैं, ठीक है? तो चलिए तो इसमें हम लोग अब बात करेंगे, क्या चीज़ें हैं देखेंगे हम लोग। हम लोग अब एससी के निर्णय को देखेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग एक लाइन से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को बंद करेंगे। तो देखिए मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दौराजन केस एक हुआ था, 1991 बात था। इसमें क्या होता है, बात को समझिए बड़ा मज़ा आएगा कि मद्रास ने उस आदेश को चुनौती जिसमें जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण का आदेश रद्द किया गया। अनुच्छेद 16 में नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के तहत और पहला संविधान संशोधन तब पेश किया जाता है और उसमें संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए आपको सुबह ऊपर ही बताया ना अभी कि जो अनुच्छेद 15 में खंड 4 जो है जोड़ा जाता है, मतलब 15 सब क्लॉज 4 जो है इसमें जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है देखिए समझिए, मद्रास के उस आदेश को चुनौती जिसमें जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई, उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण का आदेश रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 16 में नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में बताया गया और पहला संविधान संशोधन उसके बाद पेश किया जाता है उसको बदलने के लिए, और इसमें जो है अनुच्छेद 15 में खंड 4 जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो है एक मामला आता है 1992 में, अभी ऊपर भी देखा गया है। इसमें क्रीमी लेयर को 50% आरक्षण की सीमा पेश की गई, ठीक है? 50% आरक्षण आप लोग देखे ही हैं, लेकिन इस समय इस सीमा को भी समय समय पर ब्रीच किया गया। अभी आप हाल ही में देख रहे हैं 10% ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया गया और बहुत सारे राज्यों में जहां पे जरूरत पड़े, जैसा कि अभी आप लोग बिहार में देखे होंगे कि बिहार में भी जो है इस सीमा को ब्रीच करके और आरक्षण का जो है बढ़ाया गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उसे मना कर दिया। फिर ये लोग जो है बिहार सरकार गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़े के आधार पे, ठीक है, किसी समुदाय विशेष में जो लोग बहुत नीचे हैं उनकी जो है उनको उस समुदाय को बचाने के लिए या उनको फिर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के आधार पे। तो आंकड़े प्रस्तुत कर नहीं पाए बिहार में, तो इस वजह से इसको जो है कैंसिल कर दिया गया। तो
50% जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में 50% आरक्षण की सीमा पेश की गई। बस ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। इसके बाद एम नागराज बनाम भारत संघ 1992 का मामला आता है। इसमें क्या होता है कि आरक्षण नीति को संवैधानिक रूप से वैध होने के लिए 3 संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, ठीक है? अगर जो है आरक्षण नीति को संवैधानिक रूप से वैध बनाना है, तो 3 जो है आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। वो 3 क्या था? एससी-एसटी समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, ठीक है? एससी और एसटी जो समुदाय है वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, तो वो लोग इसका लाभ उठाएँगे। सार्वजनिक रोज़गार में एससी-एसटी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर नहीं है, तो वहाँ पे आरक्षण जो है लागू किया जाएगा और आरक्षण नीति प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। तो आरक्षण नीति प्रशासन के समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। तो ये चीज़ें मतलब जो उसकी दक्षता है, उस पे कोई असर ना पड़े, ठीक है? प्रशासन की दक्षता पे असर ना पड़े, तो इसका ध्यान देते हुए। तो ये 3 पहलू जो है जोड़े गए हैं। ये आपका एम नागराज बनाम भारत संघ 1992 मामला के तहत। तो ये आपके जो है समय-समय पे हो रहे हैं जो है आपके जो है जो चीज़ें हम लोग शुरू से देखा गया कि कैसे-कैसे जो है आपका आरक्षण की ज़रूरत क्या थी। पहले आवश्यकता क्यों पड़ी आरक्षण का, फिर इतिहास देखा गया कि कब किसने किस तरीके से क्या चीज़ें हुई, फिर जाति व्यवस्था की ज़रूरत कैसे क्या पड़ी, मूल विचार यहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। फिर 1947 में क्या स्थिति थी, फिर 1991 में जो ओबीसी आरक्षण आया, ठीक है? मंडल आयोग वगैरह के बारे में उस पे फिर उसको चैलेंज भी किया गया 1992 में, वो भी देखा गया। 2019 में ईडब्ल्यूएस जो आपका 103वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 10% आरक्षण जोड़ा गया। फिर 2023 में आपने देखा कि महिला जो है प्रतिनिधि के लिए आपका एक आरक्षण बिल पेश हुआ, लेकिन अभी ये लागू नहीं किया गया है। फिर आरक्षण की सीमा हम लोग देखें कितनी टोटल कितना है, कितना मतलब टोटल किस कितना-कितना प्रतिनिधित्व है, ये हम लोगों ने देखा। संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों है, इसका मूल विचार कैसे क्या है, तो हम लोग सारे अनुच्छेद को देखें जो इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग 77वां संविधान संशोधन 1955 देखा गया। फिर 85वां संविधान संशोधन 2001 में क्या बातें कही गई। फिर ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर की बात कैसे 340 अनुच्छेद में कहा गया। मंडल आयोग का क्या सिफारिश था। इंदिरा साहनी मामला क्या था, क्यों जो है उन्होंने जो है इस पे आपत्ति जो है जताई। फिर एससी-एसटी उपवर्गीकरण की ज़रूरत समय-समय पे कहाँ पड़ी, तमिलनाडु में ज़रूरत पड़ी, फिर बिहार में ज़रूरत पड़ी, लेकिन बिहार वाले उसको जो है क्लियर नहीं कर पाए, आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पाए, ठीक है? फिर वर्तमान स्थिति क्या है, ये हम लोगों ने देखा। फिर एससी के निर्णय मद्रास बनाम श्रीमती चंपकम दौराजन जो केस में है, क्या-क्या समय-समय पे निर्णय आता गया, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और एम नागराज बनाम भारत संघ, हम लोग सारा देखा गया। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आरक्षण से जुड़ा था, ठीक है? आरक्षण के मुद्दे जो कि आप लोग देखते ही हैं कि लगातार जो है न्यूज़ में वो सुर्खियाँ बनी रहती हैं। कहीं न कहीं किसी किसी राज्य में इस पे लगातार कहीं न कहीं आंदोलन वगैरह लगातार चलता रहता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस तरीके के लगातार आप लोग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।